बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइटल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसलाइन टेस्ट 2024-25 का लेके आए हैं, जो आपकी कक्षा 9वीं के लिए। किस कक्षा के लिए? बेसलाइन टेस्ट मूल्यांकन कक्षा 9वीं। जो बच्चे कक्षा 8वीं से पास होकर अब 9वीं में चले गए हैं, तो उनका क्या होगा? बेसलाइन टेस्ट मूल्यांकन होगा। और ये बेसलाइन टेस्ट मूल्यांकन जो है, आपका कितने अंक का होगा? ये कुल अंक रहेंगे, 50 अंक रहेंगे। और जिस बच्चे ने 0 से 20 अंक प्राप्त किया है, तो उसका स्तर 3 से 5 का रहेगा। और जिस बच्चे ने 20 के ऊपर 20 से 40 तक अंक लिया, उसका स्तर क्या रहेगा? 6 से 8 का रहेगा। और जिस बच्चे ने 40 से 50 के बीच अंक लिया, उसका स्तर पूर्ण हो जाएगा। तो आपका जो टेस्ट होने वाला है बेसलाइन टेस्ट, इसके आधार पे आपको अंकुर, तरुण और उमंग समूह में रखा जाएगा। तो आपको बेसलाइन टेस्ट पेपर की तैयारी कैसे करना है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। बेसलाइन 2024-25 कक्षा 9वीं, और दिनांक जो भी जिस दिनांक को आपका बेसलाइन टेस्ट होगा वह दी जाएगी। और विषय क्या है? हमारा विषय गणित। तो विषय गणित है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे स्कूल का नाम आएगा, यहाँ पे प्राप्तांक, और लिंग में लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की। और ये स्तर बताई दिए। 3 से 5 का स्तर किसका रहेगा? जो अंकुर समूह के बच्चे कहलाएंगे, और जिनके अंक 0 से 20 के बीच में रहेंगे। और 20 से 40 के बीच में जिस बच्चे के अंक रहेंगे, वो तरुण समूह में रहेगा, और उसका स्तर रहेगा 6 से 8। और जिस बच्चे ने 40 से 50 के बीच अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके का स्तर रहेगा जो आपका 8 से ऊपर वाला है। 3 से 5, 6 से 8 और 8 से स्तर पूर्ण, यानी यहाँ पे आपका स्तर पूर्ण हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए ध्यान ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ। नंबर 1, कृपया प्रश्नों के साथ दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। फिर दिया है, यह परीक्षा नहीं है, यह परीक्षा नहीं है, विद्यार्थी सहजता से हल करें। यह परीक्षा नहीं है, इसे आप अच्छे से हल कर सकते हैं। प्रश्नों को हल करने की समयावधि कितनी रहेगी? 90 मिनट रहेगी। तो इस प्रकार से आपका बेसलाइन टेस्ट का पहला पन्ने में जो आपका जानकारी फिलअप करना है, जो जानकारी भरना है, किस प्रकार भरना है, वह बता दिए। चलिए देखते हैं बेसलाइन टेस्ट का नेक्स्ट पेज क्या है। प्रश्न क्रमांक 1, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ये खाली बॉक्स दिया है, इसमें सही संख्या लिखना है। अब इस सही संख्या लिखना है तो क्या करना है? संख्या क्या दी है यहाँ पे? देखो, 234 गुणित 5। तो हमें 234 का क्या करना है? 5 में गुणा करना है। चलो गुणा करके देखते हैं। 5 का इकाई के अंक से गुणा करना चालू करेंगे। 5 का 4 में गुणा की, 5 के 20 की शून्य हासिल की 2, 5 तिया 15, और 15 में 2 जोड़े 17 की 7 हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़े 11, कितना आ गया? 1170। तो 234 का जब हम 5 में गुणा करते हैं तो कितना आ गया? 1170। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। आपका प्रश्न दिया है 573 भागित 6। आपको 573 में 6 का भाग देना है। भाग देने के बाद जो भागफल और शेषफल आएगा, उसको कहाँ पे? जो ये खाली डिब्बे रहेंगे, इन खाली डिब्बों में लिखना है। तो क्या करेंगे आप? 573 में इसका 6 का भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे भाग देके बताए हुए हमने। आपने 573 लिख दिए भागित 6। अब 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 57 से न बढ़े। 6 नाम 54, तो ये 57 को 54 लिख दिए। और क्या कि 57 में से 54 घटाया तो कितना बचा? 3। फिर ये आपका जो शेष बचा था 3, इस 3 को ले ली, कितना हो गया? 33। 6 का भाग 33 में देना कितने बार जाएगा? 5 बार। 6 पंचे 30। अब 33 में से 30 घटाया तो कितना बचा? 3। तो इस प्रकार से जो आपका जो 95 क्या हो गया? आपका भागफल। ये 95 क्या है आपका? ये भागफल है। और ये 3 क्या हो गया आपका? शेषफल। तो यहाँ पे हमें क्या, जो खाली डिब्बे थे, इन खाली डिब्बे में भागफल और शेषफल लिखना था, तो हमने भागफल और शेषफल लिख दिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है, तो भूखंड की परिमाप है। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्या है आपका? एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज, ये जैसे हमने क्या बना दिए? एक समबाहु त्रिभुज बना दिए समबाहु त्रिभुज। नाम देना दे दीजिए। समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई कितनी है? 16 है। एक भुजा की लंबाई कितनी यहाँ पे दी है? 16 मीटर है। तो भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है। जब एक भुजा की लंबाई 16 है, तो अन्य 2 भुजा शेष बची, उनकी लंबाई भी कितनी होगी? 16 16। ये हो गया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो ये तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब तीनों भुजाएं 16 क्यों आई? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी है, तो प्रत्येक भुजा भी उतनी ही होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्या करेंगे? 16 में 16 जोड़े 32, 32 में 16 जोड़े 48। तो यहाँ पे जो भूखंड का परिमाप कितना हो गया? 48। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। या इसको आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। भूखंड के परिमाप, समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर कितना होता है? 3a। 3 भुजा की माप ए, यानी ए मीन्स क्या हो गया? भुजा, और कितनी है? 16 मीटर। ये कितनी है? 16। तो 16 का तीनों को गुणा की, 16 तिया 48। या इनको जोड़ भी सकते हैं। 16 में 16 जोड़े तो कितना हो गया?
32 और इस 32 को फिर 16 से जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 48। तो इस प्रकार से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 48। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। यहाँ पे आपको भिन्न दिए हुए हैं 5/7 धन 2/7। इसमें एक खाली बॉक्स दिया रहेगा, इस खाली बॉक्स में आपको इन दोनों को जोड़ने पे जो उत्तर आएगा वह लिख देना है। तो चलिए इसको कैसे जोड़ते हैं, 5/7 धन 2/7 बराबर। अब क्या करेंगे, हर में जो संख्या दी हुई उनका क्या ले लेंगे हम, लघुत्तम। और इसके हर कैसे हैं, समान है। हर समान है तो ऊपर के अंश जैसे के वैसे आ जाएंगे और लघुत्तम उसकी एक संख्या आ जाएगी। जैसे इसका लघुत्तम क्या आ गया, 7 आ गया और ऊपर 5 धन 2, 5 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 7 भागी 7, 7 का भाग 7 में कितने बार गया, एक बार गया। तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। खाली बॉक्स में जो ये चिन्ह दिए हैं, देखिए ये वाला जो चिन्ह है आपका, जो खुला मुंह वाला चिन्ह है, ये चिन्ह कहलाता है बड़ा, बड़ा का चिन्ह है। और इस टाइप से जो चिन्ह है ये क्या है, छोटा। और दूसरा चिन्ह दिया है ये वाला, तो ये क्या कहलाता है, बराबर। ये दिए हुए हैं। तो अब आपको ये चिन्ह काय का हो गया, बड़े का। तो ये वाला चिन्ह आपका बड़ा का है, ये छोटे का और ये बराबर का। तो यहाँ पे कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या बराबर है, तो ये चिन्हों के माध्यम से बताना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, 12 और 8। अब 12 बड़ा है कि 8, तो 12 बड़ा है। तो जो 12 बड़ा है तो ये बड़ा का चिन्ह आ गया, 12 बड़ा है 8 से। यानी खुला भाग जिधर जाएगा उधर की संख्या बड़ी रहेगी और जिस साइड पे 3 नुमा भाग जाएगा उस साइड की संख्या छोटी होगी। नेक्स्ट इसी का सेकंड दिया 21 और फिर डिब्बा दिया है आपका ब्लैंक डिब्बा, 13 गुणित 2, 13 का 2 में गुणा करें तो कितना आ गया 26। अब 21 और 26, तो 21 कैसी संख्या है, छोटी संख्या है और 26 बड़ी है। तो इस प्रकार से ये वाला चिन्ह लग जाएगा, 21 छोटा है 26 से। तो छोटी संख्या साइड पे हमने बताया ना आपको, 3 नुमा जो भाग जाता है कोना, और खुला भाग किसके साइड जाएगा, बड़ी संख्या के। फिर यहाँ पे 3 गुणित 5, 6 गुणित 2, 3 5 15, 6 दूनी 12, 15 बड़ा के 12, तो 15 बड़ा है तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा, बड़े का चिन्ह। फिर 56, 14 का 4 गुणा की 14 चौकी 56, 56 और 56 दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ चिन्ह काय का आ जाएगा, बराबर का आ जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। यहाँ पे आपकी आकृति दी है, इसमें जो छायांकित भाग है उसे किसके रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे कुल डिब्बे कितने हैं, 8 डिब्बे हैं और कितने भाग छायांकित हैं, 2 भाग। तो जो कुल डिब्बों को कहाँ लिख देंगे, नीचे, और छायांकित भाग को कहाँ लिखेंगे, ऊपर। ऊपर मीन्स अंश में लिख देंगे छायांकित भाग को, और हर में किसको लिख देंगे, जो कुल डिब्बे हैं। कुल डिब्बे कितने 8 और छायांकित भाग कितने 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/8 या 1/4। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। मलिका ने एक दुकान से 245 रुपये का सामान खरीदा और दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया। दुकानदार मलिका को कितने रुपए लौटाएगा। देखिए मलिका ने क्या किया, दुकान से कितना 245 का सामान खरीदा और दुकानदार कितने की नोट दी, 500 की नोट दी। तो अब दुकानदार मलिका को कितने रुपए लौटाएगा, ये कैसे मालूम चलेगा, हम क्या करेंगे, ये 500 में से 245 को घटा देंगे। जब 500 में से 245 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मलिका को कितने रुपए लौटाएगा। तो 500 में से 245 को घटाया तो कितना बचा, 255। तो दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार मलिका को 255 रुपये लौटाएगा। यानी क्या करना है, हमको 500 में से 245 को घटा देना है। और शून्य में से 5 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, उधार ले गए, कितना हो गया 10, एक दही उधार लेके 10, 10 में से 5 घटाए तो 5, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 4 घटाए 5, यहाँ पे कितना बचा था 4, 4 में से 2 घटाए 2। इस प्रकार 255 रुपये दुकानदार मलिका को वापस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। रोहित ने मानसी से 1440 रुपये उधार लिए और रोहित ने मानसी को 180 रुपये प्रति माह के करके वापस लौटाए, तो कितने माह में कर्ज चुकता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रोहित ने मानसी से कितने 1440 रुपये उधार लिए थे और प्रत्येक महीने यानी एक महीने में, प्रति माह में एक महीने में 180 रुपये वापस लौटाए, तो कितने माह में उसने कर्ज चुकता किया। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कुल रुपए हैं, जो उधार दिए गए रुपए में जो मंथली में रुपए देते हैं वापस कर रहा है उसका भाग दे देंगे। जैसे 1440 में किसका भाग दे देंगे, 180 का भाग दे देंगे। तो कितना जो आएगा वो क्या कहलाएगा, उतने मंथ में कर्ज चुकता करता है। तो जैसे हमने 1440 में किसका भाग दिए, 180 का भाग दिए, तो 18 अट्ठे क्या होता है 144। और जब गुणा किया हमने तो कितना आ गया 18, 180 अट्ठे क्या हो जाएगा 1840। तो इसको घटाए सुना है, तो यहाँ क्या आ गया, जब 1440 में 180 का भाग दिया कितने बार गया, 8 बार गया। तो ये 8 माह में कर्ज चुकता होगा। कितने माह में कर्ज चुकता होगा, अतः 8 माह में कर्ज चुकता होगा। ये कैसे करना पड़ेगा, हमको भाग देके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दर्जन कॉपियों का मूल्य 960 रुपये है, तो एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। देखिए 2 दर्जन कॉपी का मूल्य कितना है, 960 रुपये, तो एक दर्जन कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो आपको यहाँ 2 दर्जन कॉपी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक दर्जन में कितनी कॉपियाँ होंगी। देखिए एक दर्जन में कितनी कुल कॉपियाँ कितनी, ये निकालना है। दर्जन दी है तो कॉपी में बदलेंगे हम, तो एक दर्जन में 12 कॉपियाँ हैं, तो 2 दर्जन में कितनी कॉपी हो जाएंगी, 24 कॉपी।
चो अब ये 24 कॉपियों का मूल्य कितना है 960। आप लिखेंगे चूँकि 24 कॉपियों का मूल्य 960 रुपये है। 24 कॉपियों का मूल्य कितना है 960 रुपये है, इसलिए एक कॉपी का मूल्य क्या होगा, तो 960 में 24 का भाग दे देंगे। अब 24 का भाग दिए तो किस प्रकार से आप उसको भाग दे के भी कर सकते हैं या काट के भी कर सकते हैं। जैसे हमने 24 का भाग दिए, 24 का भाग 960 में कितने बार जाएगा 40 बार जाएगा, तो इस प्रकार से भाग देके 40 रुपये, तो एक कॉपी का मूल्य कितना आ जाएगा आपका 40 रुपये। या इसको आप सरलतम रूप में करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, भाग में बटे में लिखे ये 960 भागित 24, 12 से काटे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 कितने बार जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 शून्यम शून्य, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 शून्यम शून्य, कितने बार गया 40 बार। इस प्रकार आप इस प्रकार काट के भी कर सकते हैं इसे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। आपके यहाँ पे संख्या दी है 6 धन 15 ऋण 18 धन 7 ऋण 13 और यहाँ पे आपका खाली बॉक्स दिया है। इसमें जो इनको हल करने के बाद जो संख्या आएगी वो आपको खाली बॉक्स में लिखना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर लो, धन धन वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए। धन वाली 6 धन 15 धन 7 लिख दिए। फिर ऋण वाली संख्या लिख लीजिए, ऋण 18 ऋण 13। अब धन वालियों को जोड़िए, 6 में 15 जोड़े 21, 21 में 7 जोड़े 28, ये 28 लिख दिए। अब यहाँ ऋण 18 और ऋण 13 है, तो यहाँ पे समान चिन्ह है और ऋण के चिन्ह है, तो 18 में 13 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 31 और चिन्ह कौन सा आ जाएगा ऋण, तो ऋण 31 और 28 में से ऋण 31 को हटाया कितना बचा ऋण 3। इस प्रकार से आपका प्रश्न, इसका जो खाली बॉक्स है इसमें क्या लिख देंगे ऋण 3 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिक कोण की माप होती है। देखिए एक अधिक कोण की माप होती है तो सबसे पहले कोण अधिक कितने होते हैं आपके 5 होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ पे जो शून्य से अधिक और 90 से कम के जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, शून्य से अधिक और 90 से कम न्यून कोण, और 90 अंश का क्या होता है समकोण होता है, और 90 से अधिक और 180 से कम वो क्या होते हैं अधिक कोण होते हैं, और 180 अंश का कोण ऋजु कोण होता है, और 180 के ऊपर वाले जो होते हैं वो कौन से कोण कहलाते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ पे पूछा है एक अधिक कोण की माप होती है। ए नंबर 180 से अधिक नहीं, बी नंबर 360 से कम और 180 से अधिक ये भी नहीं आएगा, 180 से कम, 180 से कम किंतु 90 से अधिक, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। तो यहाँ लिख देंगे 180 से कम किंतु 90 से अधिक। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। एक विद्यालय में किसी दिन 546 विद्यार्थी उपस्थित थे। एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी उपस्थित थे 546। यदि एक दिन शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 4-4 लड्डू दिए गए तो बताइए कि शिक्षकों ने कुल कितने लड्डू बांटे। देखिए क्या हुआ, विद्यालय में कितने 546 विद्यार्थी उपस्थित थे, एक दिन 4-4 लड्डू दिए तो कितने विद्यार्थी को दिए 546 विद्यार्थी को दिए, तो कुल कितने लड्डू बांटे। तो क्या करेंगे 546 में 4 का गुणा कर देंगे। चलो गुणा करते हैं, 4 का 6 में गुणा की 4 छिंग 24 की 4 हासिल की 2, 4 चौके 16, 16 में 2 जोड़े 18 की 8 हासिल का 1, 4 पंचे 20 और 1 21, 2184। शिक्षकों ने कुल 2184 लड्डू बांटे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। देखिए इसमें कुल कितने भाग हैं 8 भाग हैं, और इसको 1/4 के रूप में 8 भाग है यहाँ पे, तो यदि हम 2 भाग को क्या कर देंगे छायांकित कर देंगे, टोटल 8 हो गया, और 2 एकम 2 भागित 4 बराबर 1/4। तो कितने भाग छायांकित हो जाएंगे इसके 2 भाग। इसके पहले जो प्रश्न था सेम उसी का विपरीत दिया हुआ है, उसमें छायांकित भाग दिया था उसको भिन्न में बदलना था, और यहाँ भिन्न दिया है इसको छायांकित भाग में, तो कितने भाग को छायांकित कर देंगे यहाँ पे 2 भाग को। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। अब आपको यहाँ पे जो खाली बॉक्स दिया है इसमें सही उत्तर लिखना है। प्रश्न क्या है 0.6 गुणे 0.4। देखिए 0.6 का 0.4 में हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो किस प्रकार से आप गुणा लिख देंगे 0.6 गुणे 0.4, 4 का 6 में गुणा की 4 छिंग 24, कितना आ गया 24 आ गया, और कितनी संख्या बाद दशमलव है 2 संख्या बाद 1 और ये 2, तो यहाँ पे 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, तो 4 और 2 के पहले क्या लगा दी दशमलव, तो क्या हो गया 0.24, यानी 0.6 का 0.4 में गुणा करेंगे तो 0.24 आएगा, और यहाँ खाली बॉक्स में आप 0.24 लिख देंगे। अब यहाँ पे जो शून्य लिखे हैं दशमलव के पहले, इस शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको प्रदर्शित दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ शून्य लगा दिया गया है, लेकिन शून्य की वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। जो खाली बॉक्स दिया है इसमें सही उत्तर लिखना है, तो इसको हम क्या करेंगे 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो क्या आ गया इसका सही उत्तर 1/4। इस प्रकार से क्रॉस करके 1/4 या इससे 0.25 भी लिख सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है, और ये प्रत्येक प्रश्न देखना है, उसके साइड में यहाँ पे दिया हुआ है कितने कितने अंक हैं, 2-2 अंक हैं। यदि आपने सही किए तो यहाँ पे 2 अंक आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अंकों 5, 1, 3, 2 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है।
आपको यहाँ पे अंक दिए हैं, कौन कौन से अंक दिए हैं, 5, 1, 3, 2 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब 4 अंकों सबसे छोटी संख्या बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा अंक पहले लिख दीजिए, उसको हम क्या करेंगे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा अंक क्या है 1, फिर उससे बड़ा अंक 2, उससे बड़ा अंक 3, उससे बड़ा अंक क्या है 5। तो इस प्रकार से 1235 ये क्या हो गई आपकी सबसे छोटी संख्या। और यहाँ 4 ऑप्शन ये 4 ऑप्शन में से आपको छांट के उत्तर लिख देना है। तो यहाँ पे 1235 ये क्या होगी सबसे छोटी संख्या होगी, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 और 36 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। अब 17 और 36 के बीच की संख्याएं आपको लिख लीजिए और गिन लीजिए कि कितनी पूर्ण संख्या है। जैसे 17 और 36 के बीच की संख्या लिख रहा हूँ, देखिए 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35, 36 के पहले। अब इसे गिन लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 17 और 36 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, 18 संख्या है। तो आप यहाँ पे 18 पे क्या कर देंगे, सही का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पूर्ण, ये आपका सी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। और नीचे लिख भी देंगे 17 और 36 के बीच 18 पूर्ण संख्याएं हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। देखिए जो संख्या 5 है उसके प्रथम 4 गुणज लिखिए। तो 4 गुणज लिखना है तो आप क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 के 20, 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या हो गए, तो जो 5 के गुणज हो गए। और प्रथम 4 गुणज कहा था तो ये 4 गुणज लिख दिए, 5, 10, 15, 20, ये 5 के प्रथम 4 गुणज हो गए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, एक चतुर्भुज बनाकर उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजा वाली कोई भी आकृति बना दीजिए और उसके अभ्यंतर में उसके अंदर के भाग को क्या कर दीजिए, छायांकित कर दीजिए। बस इस प्रश्न में यही कहा है। अभ्यंतर और बहिर्अंतर्गत कहता तो बाहर का होता है, लेकिन ये अभ्यंतर यानी अंदर का है। तो चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है और उसके अंदर आप क्या करेंगे, उस भाग को छायांकित कर देंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, घड़ी की मिनट वाली सुई, जो घड़ी की मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 12 से प्रारंभ करके 3 समकोण घूम जाए। तो इसका आंसर 9 आएगा। देखिए एक समकोण के लिए कहाँ पे रुकेगी वह घड़ी की सुई, एक समकोण बनाने के लिए उसे 3 पे रुकना पड़ेगा, फिर 6 पे, और 3 समकोण बनाने के लिए 9 पे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या रेखा पर ऋण 5 को दर्शाइए। हमें क्या करना है, यहाँ पे संख्या रेखा पर इस ऋण 5 को दर्शाना है। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लीजिए इस प्रकार से, और उसमें बीच में शून्य, शून्य के दाएं ओर धनात्मक मान जाते हैं और शून्य के बाएं ओर ऋणात्मक मान होते हैं। तो यहाँ पे हमको ऋण 5 को दर्शाना है। तो ऋण 5 को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे अंक, और यहाँ पे ऋण 5 गिन लीजिए, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5। तो ये ऋण 5 क्या हो गया, हमने यहाँ पे इस प्रकार से इस ऋण 5 को दर्शा दिए। तो ये संख्या रेखा पर ऋण 5 को कैसे दर्शाना ये आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, संख्या 4/5 के तुल्य एक भिन्न लिखिए। यहाँ पे एक तुल्य भिन्न लिखने को कहा है, लेकिन हमने यहाँ पे कितने लिख के बता दिए हैं, 3 लिख के बताएं। संख्या 5/4 के तुल्य भिन्न, तो जैसे एक तुल्य इसमें 4/5 और 2 को अंश में भी गुणा कर दीजिए, नीचे भी अंश और हर दोनों में किसका गुणा कर दीजिए, 2 का। जैसे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये 8/10 एक तुल्य भिन्न हो गई। और दूसरी निकालना है तो 3 का गुणा कीजिए, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। तो इस प्रकार से आप तुल्य भिन्न बता सकते हैं। यहाँ एक तुल्य भिन्न कहा है, हमने 3 बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को बड़ी से छोटी के क्रम में लिखिए। यानी सबसे पहले बड़ी संख्या लिखना है, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या। देखिए यहाँ पे 9, ऋण 7, 6, ऋण 5, 3 और 0 दिया है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 9 है, पहले 9 लिख दीजिए, फिर क्या है 6, फिर 6 लिख दीजिए, फिर उससे छोटी 3 लिख दीजिए, 3 से छोटी 0 लिखे, 0 से छोटी ऋण 5 और ऋण 5 से छोटी ऋण 7। तो इस प्रकार से बड़ी से छोटी के क्रम में आप लिख सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 23 भी यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24, संख्या x को 5 से गुणा करके, क्या कह रहा है, संख्या x को 5 से गुणा, यानी संख्या x का हमने क्या की 5 से गुणा करें। संख्या 4 को जोड़ने वाला धन 4, संख्या 4 को जोड़ने वाला बीजी व्यंजक लिखिए। तो x का 5 से गुणा किए धन 4, तो बीजी व्यंजक क्या बन गया 5x धन 4। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 24 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, संख्या 4/5 और 5/3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो संख्या 4/5 गुणित 5/3 गुणनफल यानी गुणा करना है। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना 4/3। तो 4/5 गुणित 5/3 का गुणनफल कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संख्या 350 को 3:4 के अनुपात में बांटी है। संख्या जो 350 है उसको 3:4 में बांटना है। क्या करेंगे, तीनों 4 को जोड़ दिए, 3 में 4 जोड़े कितना हो गया 7, और 7 का भाग जो संख्या 350 में दी कितने बार गया 350 भागित 7, 7 पना 35, 0 कितना आ गया 50। और ये जो 50 आया, इस 50 का 3 से गुणा किए, 50 गुणित 3 कितना हो गया 150, और फिर 50 गुणित क्या कर दिया हमने 4, 50 का 4 में गुणा किए तो 4 पंच 20 200, तो इसका अनुपात क्या बन जाएगा 150:200। ये आपका क्या हो गया 350 को 3:4 अनुपात में बांटे तो क्या आ गया 150:200। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 26 को हल कर सकते हैं। कोई भी अन्य संख्या भी दी रही तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, संख्या 7.2 को 9 से भाग दीजिए। तो आप संख्या 7.2 में 9 का भाग दी, 9 का पहाड़ा, आप यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, मान लीजिए दशमलव नहीं है, कितना बचा 72, 9 का भाग 72 में दी, कितने बार गया 9 8 72, 8 बार गया, और कितनी संख्या बाद दशमलव है एक संख्या बाद, तो यहाँ पे एक संख्या बाद दशमलव लगा दी, तो क्या आ गया जब 9 का भाग 7.2 में दी कितने बार गया 0.8 बार। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल क्या हो जाएगा 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 80 में से 65 अंक प्राप्त होते हैं तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ पे पूर्णांक कितने हैं 80, प्राप्तांक कितने हैं 65, और हमें क्या निकालना है प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्राप्तांक में पूर्णांक का भाग दे देंगे और 100 का गुणा कर देंगे। प्राप्तांक कितने हैं 65, पूर्णांक कितने 80 गुणित 100, 65 का 100 में गुणा किए 6500 हो गया, भागित 80, एक शून्य से एक शून्य कट गया, बचा कितना 650। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 65 से न बढ़े, 8 8 64, तो यहाँ पे 8 बार गया 8 लिख दिए, और 64 यानी बच गया शेष 1, उतारे शून्य कितना हो गया 10, 8 एकम 8, अब 10 में से 8 घटाए कितना बचा 2, उतारे शून्य, 8 दूनी 16, अब 20 में 16 घटाए बचा 4, उतारे शून्य कितना हो गया 40, 8 पंचे 40, तो कितना आ गया 81.25%। यानी 65, 80 में से यदि 65 अंक प्राप्त करते हैं तो उसका प्रतिशत कितना आएगा 81.25%। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 28 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29, संख्या 2758 में 5 और 7 का स्थानीय मान लिखिए। तो हमें स्थानीय मान लिखना है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 5 किसके स्थान पे दहाई के अंक पे है, तो दहाई के अंक पे तो क्या आएगा 50, और 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 700, क्योंकि ये किसके स्थान पे सैकड़ा के स्थान पे है। तो इस प्रकार से 5 का स्थानीय मान 50 और 7 का स्थानीय मान 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी है। देखिए एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी है। आयत की आमने सामने, आयत की परिभाषा क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, आयत कहलाता है। और उसकी यहाँ पे दो भुजा लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो इसका क्या ज्ञात करना है आपको, परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे एक आयत बना लीजिए, जैसे हमने क्या बना दी है एक आयत बना दी है, एक भुजा कितनी है हमारी 24 है और एक 16 है, तो आमने सामने भुजा बराबर होती हैं, तो उसके सामने भुजा ये भी 16 होगी, ये 24 होगी। अब इसका परिमाप निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, परिमाप मालूम हो जाएगा। 24 से 24 जोड़े 48, 48 से 16 जोड़ दीजिए, 48 से 16 जोड़ के फिर इस 16 को जोड़ दी 32 जोड़ दीजिए, 16 16 32, 48 में 32 जोड़े तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं निकालना है तो सूत्र से भी निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई कितनी है 24 धन चौड़ाई कितनी है 16, 2 गुणित 24 से 16 जोड़े कितना हो गया 40, और 40 का 2 में गुणा किए 80 सेंटीमीटर, यानी आयत का परिमाप कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 30 और जो आपका बेसलाइन टेस्ट का पेपर था कंप्लीट होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो आएगा हस्ताक्षर किसके, बालक के, यहाँ पे किसके हस्ताक्षर आ जाएंगे शिक्षक के, और यहाँ पे विषय शिक्षक के आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हस्ताक्षर किसके आएंगे कक्षा शिक्षक के, और उनके यहाँ पे नाम लिख देंगे। इस प्रकार से जो आपका जो बेसलाइन टेस्ट 2024-25 का है, वो जो प्रश्न पत्र था आपको यहाँ पे किस प्रकार करना है ये बताए। यदि देखिए यहाँ पे टोटल आपके प्रश्न कितने आएंगे, 1 से 30 तक प्रश्न आएंगे, और इन प्रश्नों को हल करना आपको अनिवार्य है। इससे आपका टेस्ट यानी कि आप कितने आपको बन रहा है कितना नहीं बन रहा है वह पता चलेगा। इससे आपका स्तर निकल जाएगा, और स्तर के आधार पर आपको फिर पढ़ाया जाएगा। यदि आपने 0 से 20 अंक, 0 और 20 के बीच में अंक लेते हैं तो आपका स्तर 3 से 5 रहेगा। यदि 20 से 40 के बीच अंक लेते हैं तो आपका स्तर 6 से 8 का रहेगा, और यदि आपने 40 से 50 अंक के बीच में लिए हैं तो आपका स्तर पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे बेसलाइन टेस्ट विषय गणित कंप्लीट होता है। यदि आपको ये टेस्ट से संबंधित जो प्रश्न हमने आपको बताए ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एवं इस वीडियो को ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।